हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं। और सर क्या लेके आए हैं हम? आज लेके आए हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारा सिद्धांत 2.0 चल रहा था वहां पर हमने कवर किया अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, वहां पे हमने कवर किया डिबेंचर्स, वहां पर हमने कवर किया कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, जो कि मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर्स थे। अब हम करने वाले हैं आज कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने क्लास 12th में भी देखा होगा, जो बच्चे कॉमर्स के बैकग्राउंड से रहे हैं। जो नहीं रहे हैं उनको भी समझ में आएगा और जो रहे हैं उनको भी आएगा। बेसिकली इस साल देखा गया था, अगर आप न्यू सिलेबस की बात करी जाए तो एक बेसिक क्वेश्चन आया था, और ओल्ड की बात करी जाए तो वहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं बेसिक सी। तो चलिए शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहली बात, आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं बेटा? हम देखने वाले हैं सर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन उसके बाद देखेंगे कि इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन बेसिक एक्टिविटीज होती हैं। एक आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, एक आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है, और देन आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। ये तीनों एक्टिविटीज को वन बाय वन हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटू, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है आपसे कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट विच शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली है क्या? मैं आपको बताऊं कि बैलेंस शीट में एक हेडिंग होती है, या आप कह सकते हो एसेट साइड में हमें दिया होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेसिकली हम क्यों बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट? कि हमने जब अपनी बैलेंस शीट को देखा, वहां पर जब हमारी नजर गई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स पर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब, कैश का मतलब तो पैसा, और कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो पैसे जैसा है ना। तो मान लीजिए 2016 दे रखा है और 2017 आपको दे रखा है। 2016 में था ये 40,000 और 2017 में हो गया 80,000। अगर मैं आपसे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे पूछूं कितना बढ़ गया, साफ साफ दिख रहा है सर 40,000 का इस साल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ा है। यस सर। इसका रीजन क्या है? वाई दिस कोलावरी दी। इसका रीजन क्या है? ये जो 40,000 रुपए बढ़ा है, इसके रीजन को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। अगर आपके पास पैसा आएगा तो कैश का इनफ्लो है, और अगर आपके पास से पैसा जाएगा तो कैश का आउटफ्लो है। क्या बोला मैंने? पैसा आएगा तो कैश का इनफ्लो है, और पैसा जाएगा तो कैश का आउटफ्लो है। बराबर? यस सर। तो वही देखिए यहां लिखा हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट विच शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। This statement usually prepared by companies which come as a tool in the hands of user of financial information to know about the source and use of cash and cash equivalent। आपके पास जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो आया कहां से है, प्लस आने के साथ साथ और कौन सी सोर्सेज हैं जहां से आपके पास पैसा आएगा। इन सारी चीजों को यहां पर पता किया जाता है। ठीक है, चलिए। दिस स्टेटमेंट रिपोर्ट आर नेट कैश इनफ्लो और नेट कैश आउटफ्लो। पैसा कहां से आया, पैसा कहां से गया, ये आपको बताया जाता है। बेसिकली मैं आपको ले चलता हूं कि एक्चुअल में कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या और कैसे बनता है। देखिए बेटा, यहां मैं बीच में ले लेता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर मैंने बोला हाँ हाँ। ये अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो क्या इसमें वही आइटम्स आएंगे जो कैश से रिलेट कर रहे हैं? दोबारा समझिएगा, मैंने नहीं कहा, बच्चों ने कहा कि सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है,
तो क्या इसमें वही चीज आएगी जो कैश से रिलेट कर रही है? यस, लेकिन कुछ लॉजिक के साथ। मतलब कि टोटल हम इसमें 3 एक्टिविटीज प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और उसके बाद हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब कि यू हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो इन 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, second one is investing activities, and the third one is financing activities. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जो आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी है। आप अगर प्रोडक्शन करते हो तो सामान को बेचना, खरीदना, गुड्स में डील करना मेन एक्टिविटी है, यहां से इनकम जो आ रही है मेन एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग नाम से दिख रहा है, इन्वेस्ट करना, पैसे को कहीं पर लगाना, सेल और परचेस करना इन टर्म्स ऑफ एसेट्स। फाइनेंसिंग, पैसा कहां से आएगा मेरे पास, ओनर्स फंड से या बोरोड्स फंड से। बट इसमें डिपेंड ये करता है कि मेरा बिजनेस किस चीज का है। अगर मेरी कंपनी ही फाइनेंस कंपनी है तो जो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो मेरी क्या हो जाएगी, मेन एक्टिविटी यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगी। बराबर? यस सर। मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैसे आप प्रिपेयर करोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैसे आप देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए, द कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्यूरिंग ए पीरियड इज क्लासिफाइड टू 3 मेन कैटेगरीज। 3 मेन एक्टिविटीज हैं, एक आपका है ऑपरेटिंग, एक आपका है इन्वेस्टिंग और एक आपका है फाइनेंसिंग। यानी कि 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना। Operating activities are the principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing and financing activities. आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी जहां से आपके पास पैसा आ रहा है और जो आपकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड कैश इफेक्ट ऑफ दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट एंटर इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ट्रांजैक्शन जो हम नेट प्रॉफिट को निकालते वक्त या नेट लॉस को निकालते वक्त इंक्लूड कर रहे थे वो भी कहां आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, अगर आपके पास पैसा आ रहा है कुछ गुड्स को बेचकर, कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग में आएगा, जा रहा है तो भी यहीं आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज, आपने किसी एसेट्स को बनाया और उस एसेट्स को यूज करने का अधिकार, उस संपत्ति को यूज करने का अधिकार किसी और को दे दिया। फीस है, कमीशन है, कोई भी रेवेन्यू है या फिर पेमेंट है। सिंपल सी भाषा में जो भी पैसा आ रहा है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ रिसीप्ट, गुड्स को बेचकर आ रहा है, गुड्स को खरीदने में पेमेंट किया, कोई फीस आई, कोई कमीशन आया, कोई रॉयल्टी आई, कोई अदर रेवेन्यू आया, किसी का आपने पेमेंट करा, पेमेंट करोगे तो माइनस आएगा तो प्लस। लेकिन इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो बेटा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यस सर। मैंने क्या बताया, क्या होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? सर आपने बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी होती हैं। लेकिन जब आप ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाओगे तब आपको बैलेंस शीट दी होगी, यस सर, बैलेंस शीट दी होगी।
सबसे पहले आपको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पहला स्टेप क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करना। अब सर कैसे कैलकुलेट होगा? देखो बात क्या आ रही है? नेट प्रॉफिट की। तो आप मुझे बताओ, जब बैलेंस शीट आपको दी होगी तो वहां पर जो नेट प्रॉफिट है वो कहां दे रखा होगा? सर नेट प्रॉफिट जो हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में एक हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, वो है हमारा। हाँ सर वो है। अब यहां पर हम डिफरेंस देखेंगे 2 साल का। अगर आपको कोई नोट नंबर नहीं दे रखा तो यहां से डायरेक्ट करेंगे, नोट नंबर दे रखा है तो हम नीचे जाके चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल है। आपसे प्रॉफिट दे रखा है, इस साल कम था, अगली साल बढ़ गया, तो यहां पर हम इसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड डिफरेंस ऑफ सरप्लस, डिफरेंस ऑफ सरप्लस। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, आप बैलेंस शीट में जाएंगे, प्रॉफिट कहां होता है? रिजर्व एंड सरप्लस में होता है सर। अगर बढ़ा है ऐड करेंगे, घटा होता तो लेस करेंगे। उसके बाद मुझे बताओ, जनरल रिजर्व में अगर पैसा डाला जाता है तो वो कहां से डाला जाता है? सर प्रॉफिट में से। और निकाला जाता है तो कहां निकाल लिया? प्रॉफिट में। यानी कि अगर इस साल के जनरल रिजर्व कुछ थे और अगली साल अब और बढ़ गए तो इसमें जो पैसा डाला गया है वो कहां से डाला गया है बेटा? सर प्रॉफिट में से। यानी कि अभी आप नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जा रहे हो। सर मतलब कि ये कि ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसी चीजें जो प्रॉफिट में से ही ली गई हैं, प्रॉफिट में से अलग करी गई हैं, उसको वापस से क्या कर रहे हो? इकट्ठा कर रहे हो। आपने जनरल रिजर्व में पैसा डाला, कहां से? प्रॉफिट में से। तो जितना पैसा आपने डाला है उतना यहां पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ट्रांसफर टू जनरल, क्या कर देंगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 2 एडजस्टमेंट देखी अभी तक हमने। पहली हमने देखी जहां पे हमें रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस लेना था, और दूसरा हमने देखा जहां पर हमने देखा कि अगर जनरल रिजर्व है और अगर जनरल रिजर्व बढ़ा है तो जनरल रिजर्व में जितना अमाउंट बढ़ा है उतना हम लोग क्या कर देंगे? यहां पर ऐड कर देंगे। उसके बाद मुझे ये बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? सर प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब है अगली साल जो मुझे टैक्स देना है उसके लिए इसी साल मैंने प्रोविजन बना लिया है। यस सर। मतलब ये कि जो प्रोविजन ऑफ टैक्स मैंने 2016 में बनाया होगा उसका पेमेंट मैंने कब करा होगा? 2017 में। और जो प्रोविजन मैं 2017 में बनाऊंगा उसका पेमेंट कब करूंगा? 2018 में। यानी कि अगर 2 साल चल रही हैं, 2016 में जो प्रोविजन है पेड कब होगा? 2017 में। और जो 2017 में प्रोविजन है वो तो भाई साहब अगली साल पेड होगा। यानी करेंट ईयर के जो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स बना रखे हैं वो इस साल तो पेड नहीं करने, और प्रोविजन बना कहां से? प्रॉफिट में से। तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। कहां का सर? करेंट ईयर का। यानी कि आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अगर दे रखा है करेंट ईयर का तो वो यहां पर प्लस होता है। प्रीवियस ईयर का होता तो अभी मैं बताऊंगा जब आपका ऑपरेटिंग पूरा बन जाएगा उसके बाद वो वहां पर माइनस होता है। दोबारा समझो, सबसे पहले आपने देखा रिजर्व एंड सरप्लस, वहां पर आपने डिफरेंस देखा, डिफरेंस बढ़ रहा है तो वो प्रॉफिट है, ऐड होगा।
घट रहा होता तो लेस होता, वो लॉस है। उसके बाद आपको देखना है क्या जनरल रिजर्व दे रखा है, अगर दे रखा है तो बढ़ा है तो उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड करेंट ईयर का ऐड करेंगे। देन इसके साथ साथ कोई भी डिविडेंड दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड वगैरह दे रखा है, वो भी यहां पर प्लस करके हमारा यहां क्या निकल के आया हमारा सर, हमने फाइंड आउट किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या फाइंड आउट किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहला स्टेप आ गया, यस सर। अब हम इसमें करते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या करते हैं सर, एडजस्टमेंट्स करते हैं। मतलब जब आप नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे थे तो जो जो खर्चे आपने वहां पर माइनस करे थे वो खर्चे यहां पर प्लस करेंगे, और जो जो इनकम आपने वहां पर प्लस करी थी यहां पर माइनस करेंगे। सर ऐसा क्यों, एक्चुअल में ये खर्चा कैश में नहीं हो रहा, लेकिन इसकी वजह से हमारे नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा है। उस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए जिसको प्लस किया था उसको माइनस, और जिसको माइनस किया था उसको प्लस। जैसे कि डेप्रीशिएशन, आप लोग बताओ, डेप्रीशिएशन एक नन कैश एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जा रहा था, खर्चा था, माइनस कर रहे थे, यहां क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड डेप्रीशिएशन, ऐड डेप्रीशिएशन। उसके साथ साथ कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स या कोई भी टेंजिबल एसेट्स, अगर देखो इंटेंजिबल एसेट्स की अगर वैल्यू कम होती है तो उसको हम कहते हैं एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। यानी कि किसी इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि पेटेंट्स है आपका, आपका गुडविल है, अगर इनकी वैल्यू कम होती है तो वो हमारा यहां पर शो होगा एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ऐड करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, आपने किसी एसेट्स को बेचा और बेचकर घाटा हुआ तो वो भी यहां पर ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो भी यहां पर क्या होगा, ऐड होगा। कोई चीजें आपने पेड करी है, इनकम पेड करी है, वो भी यहां पर क्या होगा, ऐड होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बढ़ गए हैं, ऐड होगा। बैड डेब्ट्स हो गया सर, ऐड होगा। अब जस्ट इसका उल्टा, कोई भी अगर आपको इनकम दिख रही है तो यहां पर क्या होगा, लेस होगा। जो भी आपने रिसीव करा है, रेंट रिसीव करा है, इनकम रिसीव करा है, क्या होगा बेटा, यहां पर लेस होगा। आपने किसी एसेट्स को बेचा, बेचकर आपको प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, लेस करोगे। इतना करने के बाद आपका निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ गया, अब वर्किंग कैपिटल रह गया। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, वर्किंग कैपिटल में आपने फॉर्मूला भी देखा था, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। यानी कि अब आपको देखना है कि आपकी जो करेंट एसेट्स है और आपकी जो करेंट लायबिलिटी है उनका हाल क्या है। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं ऐड और लेस, ऐड और लेस। ऐड क्या करते हैं सर, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। अगर आपकी कोई, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि करेंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती हैं और करेंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं।
अगर आपको यही नहीं मालूम करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है, करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, तो आपको यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो हम यहां पर देखेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो यहां पर ऐड होगा जितने से इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो यहां पर ऐड होगा। इसका जस्ट उल्टा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, वो लेस होगा। इतना करने के बाद ये आता है आपका कैश। आपको यहां पर ये देखना है कि ये प्लस में आ रहा है आंसर या माइनस में आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसा लिखते हैं, और अगर माइनस में आ रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसा लिखते हैं। लेकिन यहां पर अभी आपको टैक्स को भी माइनस करना पड़ता है। टैक्स कौन सा, प्रीवियस ईयर का, उसको माइनस करने के बाद फिर हमारा आंसर आता है प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस में आ रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बराबर, यस सर। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया, यस सर। दोबारा समझो, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट को निकालने सबसे पहले हम कहां गए, रिजर्व सरप्लस में, वहां पर हमने प्रॉफिट को देखा, प्रॉफिट का डिफरेंस अगर बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे, घट रहा है तो लेस करेंगे। उसके बाद हमें जनरल देखा, जनरल बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद हमने कहा प्रोविजन फॉर टैक्स, करेंट डे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। प्रपोज्ड करेंट डे का ऐड करते हैं। कोई भी डिविडेंड दे रखा हो उसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। उसके बाद हमने देखा डेप्रिसिएशन है, कोई भी लॉस दे रखा है, कोई पेमेंट करा है हमने, हमारी अमोर्टाइजेशन दे रखा है, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हमारा कोई फायदा हुआ तो उसको हम लेस कर देंगे। उसके बाद अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर हमें देखना है कि जो भी चीज हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम ऐड करेंगे। इसका जस्ट उल्टा उसको हम लेस करेंगे। इतना करने के बाद हमारा क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और टैक्स इसमें से माइनस कर देना है। फिर आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरीके से इसको हम करते हैं। अब यहां पर कभी कभी बच्चों को प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ जाता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा ये कि आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, और पेड बोल रहा है जो भी है, तो वहां पर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को बनाकर सॉल्यूशन करना पड़ता है। सबसे पहली बात, सर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट होता क्या है? बेटा ये एक लायबिलिटी है, और आपको मालूम है लायबिलिटी में जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहां जाता है, क्रेडिट साइड में, यानी कि यहां, और क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है, डेबिट साइड में, यानी कि यहां। तो टू बैलेंस बीडी और सॉरी ये टू नहीं बाई, और यहां पर टू बैलेंस सीडी। उसके बाद आप जब इनकम टैक्स पेड करोगे तो लायबिलिटी एक कम हो रही है, और कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कहां जाएगा, यहां डालेंगे टू बैंक इनकम टैक्स पेड, यानी कि प्रीवियस ईयर। और जो इस साल के लिए आपने प्रोविजन बनाया करंट ईयर का, तो लायबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने ये अमाउंट निकाला है सॉल्व करके, तो आपको इस अमाउंट को कहां डालना है, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूरा निकल के आ जाएगा वहां माइनस करना है। अगर आपने ये अमाउंट निकाला है तो ये अमाउंट जब आप नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर अब बात हो रही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है? द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिपोर्टेड इन द इनकम स्टेटमेंट हाउएवर डू नॉट कंसाइन विद द कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट एज वी प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑन एक्रूरल बेसिस। यानी कि रिसीट एंड पेमेंट से थोड़ा सा अलग। आपने कहीं पर पैसा लगाया
कुछ चीज एसेट्स को परचेज किया या एसेट्स को सेल किया, वहां पर जो आपका कैश फ्लो चल रहा है वो इसका पार्ट बनता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूं यहां पर। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप क्या करते हैं सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप या तो परचेज ऑफ एसेट्स कर रहे हैं, परचेज ऑफ एसेट्स, या सेल ऑफ एसेट्स। अच्छा, अगर आप किसी भी संपत्ति को खरीदोगे तो आपके पास से पैसा आएगा या जाएगा? सर, परचेज ऑफ एसेट्स में पैसा जाएगा, माइनस करेंगे, और सेल ऑफ एसेट्स में पैसा आएगा, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेकिन कभी कभी, हाँ ये और ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग में जो भी आपको इनकम वगैरह रिसीव्ड हो रही है, डिविडेंड वगैरह रिसीव्ड हो रहा है, वो भी यहां पर आता है, ठीक है। अब यहां पर कभी कभी आपको एसेट्स का अकाउंट भी बनाना पड़ता है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। यहां पर कभी कभी आपको एसेट्स का अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। अच्छा सर, कभी कभी आपको एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो और नीचे एडजस्टमेंट में उसका कुछ पार्ट सेल कर दिया हो, तो वहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या सेल हुआ या परचेज हुआ। तो वहां पर हम दोबारा से देखते हैं एक बार एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है। डिंग 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 डिंग। ये डीआर है और ये सीआर है, डीआर और सीआर। चलो, देखिए बेटा, अभी मैंने बताया था कि आपका जो लायबिलिटी है उसका ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है? क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग कहां जाता है? डेबिट साइड। अब ये एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? डेबिट साइड, तो टू बैलेंस बीडी, और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा? बाई बैलेंस सीडी। अब मेरी एक बात सुनिए, जब आप किसी एसेट्स को बेचते हो तो आपके पास पैसा आ रहा है, आप एंट्री क्या पास करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जब भी आप किसी एसेट्स को बेचते हो आप एंट्री क्या पास करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स कहां आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है। कहां आ रहा है? क्रेडिट साइड में। तो यहीं पर डाल देंगे बाई बैंक। जब भी आप एसेट्स को सेल करोगे तो यहां पर आएगा, तो जाहिर सी बात है परचेज करोगे तो यहां पर आएगा। अब इट डिपेंड्स कि आप क्वेश्चन में निकाल क्या रहे हो बैलेंस करके। जब भी एसेट्स पर डेप लगता है एंट्री के पास होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स कहां है एंट्री में? सीआर में। तो यहां पर भी कहां डालेंगे? सीआर में, बाई डेप्रिसिएशन। अगर मशीन को बेचकर या एसेट्स को बेचकर लॉस हो रहा है सीआर में डालेंगे, प्रॉफिट हो रहा है डीआर में डालेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो। सेल हुआ है, परचेज हुआ है, इन्वेस्टिंग का हिस्सा है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ऑपरेटिंग का हिस्सा है। इसके साथ साथ हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाते हैं कभी कभी, जब हमें एसेट्स के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा। वो भी सिंपल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी एक तरीके से लायबिलिटी की तरह काम करता है। तो ओपनिंग बैलेंस सीआर में, क्लोजिंग बैलेंस डीआर में। जिस मशीन को बेच रहे हो उस पर शुरुआत से लेके अब तक कितना डेप लगा है टोटल, वो डेबिट साइड में, और इस साल आपने और कितना डेप लगाया वो सीआर साइड में। इस तरीके से हम उसको भी बैलेंस करते हैं। तो ये बात हुई आपकी इन्वेस्टिंग की। तो यहां देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है, एक फॉर्मेट है प्रॉपर। चलिए, फाइनेंसिंग में मैं आपको बता दूं पहले, फिर आपको प्योर फॉर्मेट से दिखाएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है बेटा कि पैसा आपके पास से कहां से आ रहा है। फाइनेंसिंग मींस
आपके पास जो पैसा है वो आ कहां से रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास दो तरीके होते हैं पैसे आने के, एक होता है हमारा ओनर्स फंड और एक होता है हमारा बोरोड फंड। अब ओनर्स फंड यानी कि मालिकों के द्वारा लगाया हुआ पैसा, और बोरो फंड यानी कि हमने वो पैसा किसी से उधार लिया है। अभी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लियर है, अभी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्लियर है। अब ये तीसरी एक्टिविटी है जिसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पैसा कहां से आएगा। तो ओनर्स फंड क्या क्या हो सकता है? ओनर्स फंड आपके शेयर होते हैं बेटा, आपको देखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल में शेयर, अगर शेयर बढ़ा है तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसा आया है, उसको हम लिखते हैं इशू ऑफ शेयर्स। और वहां पर कभी कभी हम जो शेयर है खासकर प्रेफरेंस शेयर्स है उसका वैल्यू कम होता है, यानी कि हमने पेमेंट किया है, पैसा गया, माइनस करेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लोन बढ़ा है, पैसा आया है, ऐड करेंगे। लोन कम हुआ है, पैसा गया है, लेस करेंगे। डिबेंचर्स बढ़े हैं जो कि एक बोरोड फंड होता है, डिबेंचर्स बढ़े हैं, पैसा आया है, ऐड करेंगे। डिबेंचर्स कम हुए हैं, पैसा गया है, लेस करेंगे। कभी कभी डिबेंचर्स के साथ आपको मालूम हुआ इंटरेस्ट भी चलती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो भी हमने पेड करा वो भी आपका फाइनेंसिंग का पार्ट बनता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके जो स्टेटमेंट है वो दो मेथड को फॉलो किए जाते हैं, एक डायरेक्ट मेथड को फॉलो किया जाता है और इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन इस बार आया था। चलो ये देखिए आपका इनडायरेक्ट मेथड की बात हो रही है, ये आपका है पूरा का पूरा इनडायरेक्ट मेथड जो कि मैंने अभी आपको समझाया था, उसी की बात हो रही है। देखिए सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट निकाला, कैसे निकालना है नेट प्रॉफिट, उसके बाद आपने एडजस्टमेंट करी, कोई भी आपका डेप्रिसिएशन है, गुडविल में अगर कमी आई, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और कोई खर्चा आपने किया था वो ऐड हो गया, फायदा आपका क्या हो गया, लेस हो गया। उसके बाद अगेन आपने देखा अगर आपके पास किसी एसेट्स में नुकसान हो रहा था, बेचने पर ऐड किया था, फायदा हो रहा था तो उसको लेस किया था। इतना करने के बाद आपने करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज देखा था। अगर एसेट्स में डिक्रीजमेंट है, करेंट लायबिलिटी में इंक्रीजमेंट है तो ऐड करेंगे, इसका जस्ट उल्टा क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है करेंट एसेट्स में आपको कैश एंड कैश एक्विवेलेंट नहीं लेना है, क्योंकि सर यही से तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है, इसीलिए तो बना रहे हैं। और करेंट लायबिलिटी में भी आपको क्या नहीं लेना है, बैंक ओवरड्राफ्ट को काउंट नहीं करना है। फिर उसके बाद आपका ये ऑपरेटिंग आ गया, इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं और यहां देखते हैं आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस में आ रहा है तो नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन उसके बाद नोट्स, द कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय द इनडायरेक्ट मेथड takes a path that is very different from the computation by the direct method। यानी कि जब आप इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हो और जब आप डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हो, दोनों में बहुत फर्क रहता है। ठीक है, तो यहां पर वन बाय वन इन्होंने एडजस्टमेंट समझाई है कि लॉजिक क्या है, डेप्रीशिएशन का और अदर नन कैश नन ऑपरेटिंग आइटम्स का, वो मैंने भी आपको बताया था, एक बार देख लेते हैं। डेप्रीशिएशन, डिप्लीशन एंड एमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। एमोर्टाइजेशन यानी कि जो भी हमारा क्या होता है इंटेंजिबल एसेट्स पर डेप लगता है उसे हम कहते हैं। डू नॉट इफेक्ट कैश एंड थस शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनसे आपके कैश पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन जब आपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था तो इन खर्चों को माइनस किया था, तो वापस से इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही हम कर रहे हैं। When depreciation is provided, it has no effect on cost।
However, depreciation is deducted from revenue from the computation of income. लेकिन जब आप इनकम को निकाल रहे थे तो वहां पर डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया था, इसीलिए यहां हमने प्लस किया है। आगे आपका गेन एंड लॉस सेम ट्रीटमेंट है। ये सारी चीज आपको समझा दी है मैंने। चलिए, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेटा ध्यान रखिएगा, इस साल जो क्वेश्चन आया था जो न्यू सिलेबस वाले खासकर, वो डायरेक्ट मेथड पर ही था और बहुत ही कह सकते हो बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना। तो कोशिश करेंगे जब हम और वीडियोस लाएंगे तो वहां पर उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाएंगे अच्छे से। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हो तो वहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पैसा आया या आपने पेड किया या आपके किसी मेन ऑपरेशन से पैसा जनरेट किया। इनकम टैक्स पेड, बस आपको ध्यान रखना है पैसा आ रहा है प्लस करेंगे, जा रहा है माइनस करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट्स को परचेस किया माइनस एसेट्स को सेल किया प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड हुई प्लस डिविडेंड रिसीव्ड हुआ प्लस देन आपको सेम देखना है पैसा प्लस में है या माइनस में है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी, पैसा आपसे शेयर से आया, प्रोसीड्स यानी पैसा आया, गया तो रिडेम्पशन माइनस करेंगे। ऐसे ही लॉन्ग टर्म से आया तो प्रोसीड्स पैसा आया प्लस करेंगे, गया तो माइनस करेंगे। रीपेमेंट, पैसा आपके पास आपने पेड कर दिया और इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। फिर चाहे आपका डायरेक्ट मेथड हो या चाहे आपका इनडायरेक्ट मेथड हो, आप एक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मान लेते हैं ए, इन्वेस्टिंग को मान लेते हैं बी और फाइनेंसिंग को मान लेते हैं सी। इसी से ये मालूम पड़ता है कि आपने ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है बेटू, ये सही है या गलत है। ए हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और सी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों को हम प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद जो आपको बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, उसके प्रीवियस ईयर के बैलेंस में इसको प्लस करते हैं। और अगर दोनों को जोड़कर आंसर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के करेंट ईयर के बैलेंस से आ रहा है, मैच कर रहा है, इसका मतलब आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आपके साथ मोए मोए कहीं ना कहीं हो चुका है। ठीक है, आपको आंसर दोबारा चेक करना पड़ेगा। ये आपका इनडायरेक्ट मेथड दे रखा है जो अभी आपने पूरा देखा था। ठीक है, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का लमसम सेम रहता है, जो भी फर्क रहता है वो रहता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। दोनों ही मेथड के दो दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको समझाया भी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला था, उसके बाद डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और जो खर्चे हैं वो प्लस कर दिए, फायदे आपने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। उसके बाद कोई भी करंट एसेट्स अगर करंट एसेट्स बढ़ती है लेस होगी, करंट लायबिलिटी बढ़ती है ऐड होगी, करंट लायबिलिटी घटती है लेस होगी, करंट एसेट्स घटती है ऐड होगी। तो वो कंसेप्ट यहां पर दे रखा है आपका। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके दो मेथड बेसिकली चल रहे हैं। एक है आपका डायरेक्ट मेथड और एक है आपका इनडायरेक्ट मेथड। मेरे हिसाब से आप क्या करिएगा, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट मेथड के हैं और 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके इनडायरेक्ट मेथड के हैं वो कर लीजिएगा। प्लस उसके साथ साथ आपने देखा होगा कुछ आइटम्स जो अलग अलग जा रहे हैं, यानी कि ऑपरेटिंग में भी जा रहे हैं और इन्वेस्टिंग में भी जा रहे हैं, ऑपरेटिंग में भी जा रहे हैं और फाइनेंसिंग में भी जा रहे हैं। इनके ट्रीटमेंट अच्छे से देख लेना। क्या हो, अगर मेरा बिजनेस फाइनेंस का है तो उस समय मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी, और नन फाइनेंस का है तो उस समय मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी। प्लस फुल फ्लैज जो क्वेश्चंस हैं
उनको अच्छे से देख लीजिएगा बेटा। फुल फ्लैज क्वेश्चंस का मतलब जहां पर आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो, ज्यादा नहीं, दो तीन क्वेश्चन भी कर लोगे तो इस चैप्टर में आग लगा दोगे। देखो हमने कवर किया अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, हमने कवर किया अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, हमने कवर किया कंसोलिडेशन और हमने आज कवर कर लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट। चारों के लेक्चर सिद्धांत 2.0 पे अवेलेबल है और प्रीवियस तीनों चैप्टर्स हैं उसके तो मैंने आपको क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लेवल के प्रोवाइड करे हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जिनके जेन्युइन डाउट्स होते हैं तो मैं वहां पर खुद सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलिए तो बच्चा लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा, खाना पीने खाते रहिएगा। मिस यू सो मच, लव यू, गब्बर सर, गब्बर आर्मी।